दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा इसी की फोटोकॉपी है, जिसे पूरा देश बाइकआउट करने में लगा हुआ है। पहले अगर आप भी उनमें से एक हैं, आप भी उस लाल सिंह चड्ढा को किनारे करके हॉलीवुड की इस ओरिजिनल फिल्म की कहानी सुनकर घर बैठे हमारे इस एपिसोड से वही मजा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां आमिर खान ट्रेन में बैठकर सामने वाली आंटी को बोर कर रहे थे, बिल्कुल वैसी फॉरेस्ट गंप नाम की आदमी एक बस स्टॉप पे बैठकर इन मोहतरमा के दिमाग का दही करता है और फिर पिक्चर फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हमारी फिल्म का हीरो हीरा लाल फॉरेस्ट गम काफी छोटा होता है और वो चल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे एक डॉक्टर के पास लेकर आती है और वहां उसे ब्रेसेज वाले जूते पहनाए जाते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत हिलडुल सके। डॉक्टर गम की माँ को बताता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से वो शायद ही अब जिंदगी में कभी नॉर्मल चल सके। लेकिन गम की माँ को इन बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उन्हें पूरा विश्वास है कि गम्प चलेगा भी और दौड़ेगा भी। पहले आपको बता दें कि गम्प एक एबनॉर्मल बच्चा था जो अन्य बच्चों के मुकाबले काफी देरी से चीजें समझता था और ऊपर से ना चलने की वजह से लोगों की नजरों में वो किसी काम का नहीं था। बस अगर कोई उस पर भरोसा करता था तो वो थी उसकी माँ, जो उसे समय समय पर मोटिवेट भी किया करती थी। अपनी इन्हीं प्रॉब्लम के चलते गम का एडमिशन किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं हो रहा था, मगर उसकी सुपर डुपर माँ किसी तरीके से जुगाड़ पाने लगाकर उसका एडमिशन करवा देती है। स्कूल पहुंचने पर गम्प की मुलाकात जेनी से होती है और दोनों आगे चलकर काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गम की माँ की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो अपने घर के कुछ कमरे किराए पर दे रही थी और उन्हीं में से एक किराएदार था उस वक्त का मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली। घर में रहने के दौरान एल्विस की गम से काफी बनने लगी थी और वो उसके साथ म्यूजिक प्रैक्टिस भी करते थे। यहाँ एल्विस गिटार बजाता और गम्प उसके गानों पर पैरों में लगे ब्रेसेस की वजह से अजीब सा डांस करता है। दुनिया के लिए तो बेहुदा डांस हो सकता है, मगर एल्विस के लिए नहीं, क्योंकि गम के इसी डांस स्टेप को कॉपी करके एल्विस ने उस दौरान कोहराम मचा दिया था और ये काफी हिट भी हुआ था। एक दिन जब गम्प जेनी के साथ घूम रहा था, तभी कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, जिससे बचने के लिए जेनी गम्प को वहां से भागने को बोलती है और वो जब भागता है तो ऐसा भागता है कि उसे पैर के ब्रेसेस टूट कर खुल जाते हैं और वो घोड़े की रफ्तार से भागने लगता है, इतना तेज कि वो लड़के साइकिल से होने के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाते। देखते ही देखते समय बदलता गया और वो दोनों बड़े हो गए और फिर वही हुआ जो उनके साथ बचपन में हुआ था। वही शैतान लड़के दोबारा गम को परेशान करते हैं, मगर इस बार उनके पास साइकिल नहीं कार थी। लेकिन गम को फिर भी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा और वो भागते भागते एक मैदान में दौड़ने लगा जहां पर रग्बी चल रहा था। हैरानी की बात तो ये थी गम्प रग्बी प्लेयर से भी तेज दौड़ा था, जिसकी वजह से वहां बैठे कोच की नजर उस पर पड़ती है और कोच उसे कॉलेज टीम में शामिल कर देते हैं, जहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की वजह से उसे वहां के नेशनल टीम में भी मौका मिल जाता है। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद गम को आर्मी में शामिल होने की धुन सवार हो जाती है। वेल, ट्रेनिंग से पहले वो जेनी से मिलना चाहता था और जब वो जेनी से मिलने जाता है तो देखता है कि जेनी किसी और के साथ कार में गपागप कर रही होती है, जिसकी वजह से वो कार में बैठे उसके बॉयफ्रेंड को मारने लगता है। जेनी गम को समझाती है और फिर अगली सुबह ये जनाब आर्मी ट्रेनिंग के लिए बस में चढ़ जाते हैं और यहाँ इनकी मुलाकात बूबा से होती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ बूबा गम को बताता है कि उसे आर्मी के बाद झींगों में बेहद दिलचस्पी है, क्योंकि वो उसका फैमिली बिजनेस है। उसके दादा परदादा भी यही काम किया करते थे। ट्रेनिंग के दौरान गम्प कमांडेंट ऑफिसर का पसंदीदा सिपाही था, क्योंकि वो हर काम बड़ी फुर्ती से करता था और सबसे पहले भी। उधर जेनी भी सिंगर बनने के लिए नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वेल, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गम्प की बटालियन की पोस्टिंग एक जंगल में होती है, जहाँ जब वो पेट्रोलिंग कर रहा होता है तभी उन पर हमला हो जाता है और उनके कई साथी मारे जाते हैं। हमले से बचने के लिए गम्प का कमांडिंग ऑफिसर उन्हें भागने के लिए कहता है, जिसके बाद गम्प बेहद तेजी से भागता है, जैसे कि वो ग्राउंड में भागा करता था और फिर वो खाली जगह पहुंचा जहां पर देखता है कि उसका दोस्त बूबा तो वही रह गया। अब जब वो बूबा को लेने वापस जाता है तो हर बार किसी दूसरे सोल्जर को उठाकर ले आता है और ऐसे करते करते वो कई लोगों की जान बचा लेता है, यहाँ तक कि अपने कमांडिंग ऑफिसर की भी। मगर जब वो बूबा को बचाने जाता है तो बदकिस्मती से वो खुदा को प्यारा हो जाता है, जिसके बाद गम को काफी अफसोस होता है। इधर हॉस्पिटल में जहाँ सारे घायल सैनिक का इलाज चल रहा था, वहीं गम का कमांडिंग ऑफिसर इस पर झुल्लाया हुआ था, क्योंकि उसके दोनों पैर कट चुके थे और वो अपने पूर्वजों की तरह जंग में शहीद होना चाहता था। मगर गम्प उसे भी जिंदा बचा कर ले आया, जिसकी वजह से अब उसे जिंदगी भर अपाहिज बन के रहना पड़ेगा। युद्ध में ऐसी वीरता दिखाने के लिए गम्प को प्रेसिडेंट के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। इसके बाद बटालियन की पोस्टिंग शहर के एक नाजुक क्षेत्र में हो जाती है, जहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ उसे जेनी और उसका बॉयफ्रेंड भी मिलता है, जो कि जेनी को काफी टॉर्चर करता है। वेल, गम्प ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके बॉयफ्रेंड की हड्डी पसली एक कर देता है। ऐसे में एक दिन गम्प को उसके अपाहिज कमांडेंट मिलते हैं, जिनकी माली हालत बद से बदतर थी। वो उन्हें अपने साथ बार में लेकर जाता है, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं और वो उन्हें बूबा का आइडिया भी बताता
है। वेल अब सेना में गम की सर्विस खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अपनी माँ के पास दोबारा घर लौट जाता है और कुछ दिनों के बाद बूबा के घर भी जाता है ताकि वो उनके घर का झींगा का फैमिली बिजनेस आगे बढ़ा सके। इसके लिए गम्प एक बोट खरीदता है जिसका नाम वो जेनी रखता है, मगर ज्यादा तजुर्बा न होने की वजह से उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इधर जेनी अब ड्रग्स लेने लगी थी और ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से वो एक दिन मरने की कोशिश भी करती है, लेकिन ना जाने क्यों प्लान कैंसिल कर देती है। शायद उसे गम का प्यार याद आ गया हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब गम का अपाहिज कमांडेंट भी उसकी मदद करने के लिए साथ आ जाता है और दोनों मिलकर काफी झींगे पकड़ लेते हैं। इनकी झींगा कंपनी काफी प्रॉफिट पर चल रही थी। तभी गम को मालूम पड़ता है कि उसकी माँ की हालत काफी गंभीर है और वो भागकर अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ कुछ दिनों बाद वो चल बसती है। ऐसे में जब गम्प अपनी माँ की याद में डूबा हुआ था तभी उसे एक चिट्ठी याद लगती है जिसमें करोड़पति बनने की दास्तां लिखी थी, क्योंकि उसके कमांडेंट ने उस कंपनी के सारे पैसे एप्पल में इन्वेस्ट कर दिए थे और एप्पल उस समय एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था, जिसके बाद वो अब करोड़पति हो चुके थे। वेल गम्प अपनी कमाई का आधा हिस्सा बूबा की फैमिली को दे देता है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। वहीं हम देखते हैं कि जेनी भी गम्प के पास वापस आ चुकी थी। अकेले पड़ गए गम्प की जिंदगी में मानो खुशियां वापस आ चुकी थी। जेनी और गम्प एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। उनके बीच संभोग भी होता है, मगर शादी की बात पर जेनी गम्प से कहती है कि वो उसके लायक नहीं है और अगले सवेरे ही बिना उसे बताए कहीं निकल जाती है और उसका दिया हुआ मेडल ऑफ ऑनर भी वहीं छोड़ जाती है। सुबह उठकर जेनी को कहीं ना पाकर गम्प खुद से काफी निराश हो जाता है और फिर उसका दौड़ने का मन करता है और खाने और सोने के अलावा पूरा दिन दौड़ता रहता है। ऐसे वो ना जाने कितने देश पार कर देता है और धीरे धीरे लोगों के लिए वो एक मोटिवेशन बन जाता है। अब गम्प टेलीविजन पर स्टार बन चुका था और ये न्यूज जेनी भी देखती है। वेल जब भागने से पूरी तरह गम्प थक जाता है तो वो अपने घर वापस लौट जाता है। यहाँ गम्प को जेनी का लेटर मिलता है और आज मतलब अपने प्रेजेंट में गम्प जिस बस स्टॉप पे बैठा है वहाँ वो जेनी से मिलने के लिए बैठा है। वेल इतने में गम्प की बस आ जाती है जिसे पकड़कर वो डायरेक्ट जेनी के घर पहुंच जाता है। यहाँ जेनी और गम्प एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और जब जेनी गम्प को अपने बेटे के बारे में बताती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो बेटा किसी और का नहीं बल्कि इन्हीं दोनों का था। यहाँ गम्प को जेनी की बीमारी के बारे में पता चलता है और वो उसे बताती है कि अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, लेकिन मरने से पहले वो उससे शादी करना चाहती है। इसलिए वो दोनों शादी कर लेते हैं जिसमें उसके कमांडेंट भी शामिल होते हैं। शादी के बाद गम्प जेनी को उसके अंतिम समय में अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ कुछ ही दिनों के बाद जेनी दम तोड़ देती है और अंत में हम देखते हैं कि गम्प अपने बेटे को उसी तरह स्कूल बस में ड्रॉप करने आता है जिस तरह उसकी माँ किया करती थी। और ये बेहतरीन मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।